Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT TS02 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। सही कहा, क्योंकि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर भाषा और संस्कृति की सबसे गहरी जड़ों से जुड़ा है। तो क्लास, आज हम इस सोर्स मटेरियल जिसका नाम है मंजिल विद अंसारी, उसके नोट्स पर एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आदिकाल। ये हिंदी साहित्य और भाषा का सबसे प्रारंभिक और देखा जाए तो सबसे उथल-पुथल भरा दौर था। आज के इस सेशन का मिशन यही है कि हम समझें कैसे निरंतर युद्धों, बदलती संस्कृतियों और सामाजिक अराजकता के बीच से एक नई भाषा का जन्म हुआ। मतलब भाषा कभी बंद कमरों में नहीं बनती, वो समाज के संघर्ष से आकर लेती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज का स्मार्ट रोड मैप समझ लेते हैं कि आखिर इस क्लास का फ्लो क्या होगा। सबसे पहले हम समझेंगे आदिकाल का नामांकन और उसके पीछे का विवाद। इसके बाद देखेंगे भाषा का सफर, यानी संस्कृत से हिंदी तक का सीक्वेंस। इसके बाद हम 3D बैकग्राउंड समझेंगे, जिसमें राजनीति, समाज और धार्मिक उथल-पुथल शामिल होंगी। हाँ, और फाइनली एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसके लिए साहित्य के 6 स्तंभों का रिवीजन और एंड में एक क्विक MCQ टेस्ट होगा। तो शुरू करते हैं पहली हेडिंग के साथ, नाम में क्या रखा है, यानी आदिकाल की पहचान। इस दौर की समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, यानी 10वीं से 14वीं शताब्दी का भारत। ये समय सिर्फ राजाओं और युद्धों का मैदान नहीं था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस शुरुआती अवस्था को पुकारा क्या जाए, इसको लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद रहा है। एग्जाम में यहाँ से ट्रिक आती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस दौर की युद्ध और वीरता की प्रवृत्तियों को देखते हुए इसे वीरगाथा काल कहा। उनका तर्क भी अपनी जगह था, क्योंकि उस वक्त साहित्य में वीरता और तलवारों की झंकार ही गूंज रही थी। पर यहीं पर एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट आता है। यहां ध्यान दीजिए, ये एक एग्जाम फोकस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। याद रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। और क्लास, ये एक रैंक बूस्टर पॉइंट है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा कि आदिकाल नाम ही आज सबसे ज्यादा प्रामाणिक और लोकप्रिय माना जाता है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नजरिया ज्यादा व्यापक था। अगर एक युग को सिर्फ वीर गाथा काल कह दिया जाए तो वहां का धार्मिक साहित्य, आम जनता की भाषा पूरी तरह से उस परिभाषा से बाहर छूट जाती है। बिल्कुल सही। आदिकाल शब्द उस अव्यवस्था और विविधता को बेहतर तरीके से समेट लेता है। इस नामकरण को समझने के बाद अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर, भाषा का सफर, संस्कृत से हिंदी तक। इस सफर की एक क्लियर लिंग्विस्टिक चेन बनती है। अगर इसको सीक्वेंस में देखें तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और आखिर में आधुनिक हिंदी। इस पूरी चेन में अपभ्रंश का कॉन्सेप्ट समझना अत्यंत जरूरी है। डेफिनेशन के तौर पर देखें तो इसका शब्दी अर्थ ही होता है भ्रष्ट या विकृत रूप। इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। मतलब जो मूल भाषा विद्वानों की थी, जब वो आम लोगों तक पहुंची तो उन्होंने उसके कठिन शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार सरल कर लिया। यही प्राकृत और हिंदी के बीच की अंतिम कड़ी है। विद्यापति जैसे महान कवि ने इसी बोलचाल की भाषा को डेसिल बयाना यानी देशी भाषा कहकर सम्मान दिया था। और यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि आचार्य हेमचंद, जिन्हें अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रामेरियन माना जाता है, उन्होंने इस भाषा के नियम तय किए थे। अब यहाँ से एक टेक्निकल एग्जाम फोकस पॉइंट बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अपभ्रंश एक संयोगात्मक भाषा थी, यानी सिंथेटिक भाषा, जिसमें कारक चिन्ह शब्दों के साथ जुड़े रहते थे। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। हिंदी आते आते भाषा वियोगात्मक यानी एनालिटिक हो गई। मतलब जहां ने, को, से जैसे परसर्ग मूल शब्दों से अलग हो गए। इसको उदाहरण से समझते हैं। संस्कृत में अगर कहना है राम के द्वारा, तो एक शब्द बनता है रामेण। सब आपस में चिपका हुआ है, पर हिंदी में लोगों ने बोलने की रफ्तार के लिए इस गुच्छे को खोल दिया। राम ने रावण को तीर से मारा, इन सबको अलग अदब कर दिया। भाषा का यह वियोगात्मक होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। कितनी कारगर प्रक्रिया है। चलिए अब तीसरी हेडिंग देखते हैं, डिंगल और पिंगल का रहस्य। यहां आप एक कंपैरिजन टेबल अपने दिमाग में इमेजिन करिए।
लेफ्ट साइड देखिए डिंगल और राइट साइड देखिए पिंगल। इनको याद रखने के लिए नोट्स में एक शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है, DR और PB। लेफ्ट साइड देखिए DR, D से डिंगल, ये अपभ्रंश और राजस्थानी का कॉम्बिनेशन है। R से रौद्र या कर्कश ध्वनि। ये भाषा वीर रस के काव्यों के लिए सटीक थी, जहां तलवारों की टकराहट का आभास कराना होता था। और अब राइट साइड देखिए PB, P से पिंगल, ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिलने से बनी। B से ब्यूटीफुल या कोमल ध्वनि, ये श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त थी। और यहाँ एक और रैंक बूस्टर पॉइंट आता है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा कि डिंगल और पिंगल कोई अलग स्वतंत्र भाषाएं नहीं थी, बल्कि आदिकाल साहित्य की शैलियां थीं। कवि एक ही थे, बस माहौल के हिसाब से स्टाइल बदल लिए जाते थे। यही लचीलापन तो उस दौर की खासियत थी। अब चौथी हेडिंग पर चलते हैं, 3D बैकग्राउंड, यानी उस युग का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चित्र कैसा था। क्योंकि जब भाषा इतनी तेजी से बदल रही थी तो समाज में अराजकता होना तय था। राजनीतिक स्थिति देखें तो 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धना की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता पूरी तरह खत्म हो गई थी। भारत छोटे राजपूत राज्यों में बट गया था, जहां संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 30-40 गांवों को ही देश मानते थे। और ठीक इसी वक्त महमूद गजनवी और मोहम्मद घौरी के आक्रमण हुए। सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का चरम था। सामाजिक पिरामिड में ऊपर शोषक राजा थे और नीचे शोषित किसान। नारियों की दशा अत्यंत दयनीय थी, उन्हें केवल भोग्य समझा जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां आम थीं। राजपूतों के लिए उस वक्त युद्ध करना और उसमें प्राण त्याग देना ही अस्तित्व का सबसे बड़ा पैमाना बन गया था। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। आर्थिक दशा ऐसी थी कि निरंतर युद्धों से व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया, नगर उजड़ गए और पूरी अर्थव्यवस्था गांव और कृषि पर निर्भर हो गई। और वहां भी किसानों की आधी पैदावार सिर्फ टैक्स में चली जाती थी। जब जनता आर्थिक रूप से लाचार होती है तो वो चमत्कारों की तलाश करती है। यहीं से आती है हमारी 5वीं हेडिंग, धार्मिक उथल-पुथल और गंगा जमुनी तहजीब। सदियों से चला आ रहा बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर था। वो वज्रयान, मंत्रयान और सहजयान में बदल गया। जादू टोने, तंत्र मंत्र और वामार्गी साधना, जिसे पंचमकार भी कहा जाता था, उसका भयंकर बोलबाला हो गया था। एक तरफ शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन बढ़ रहा था, जो कि उच्चतम कोटि का दर्शन था। लेकिन आम जनता जो गरीबी में जी रही थी, उन्हें तुरंत राहत चाहिए थी। वो सिद्धों और नाथों के चमत्कारों से प्रभावित थी। इसी समय मुस्लिम शासकों के आने से भारतीय और अरबी फारसी संस्कृति का मिलन हुआ, जिससे गंगा जमुनी तहजीब बनी, नए वाद्य यंत्र और नई वास्तुकला का विकास हुआ। इसी उथल पुथल भरे माहौल में साहित्य लिखा जा रहा था। अब आते हैं अपनी छठी हेडिंग पर, साहित्य का वर्गीकरण। ये एक रिवीजन स्लाइड की तरह काम करेगी। यहाँ एक मास्टर क्लास मेमोरी ट्रिक है। सिद्धनाथ ने जैन को रासो सुनाकर लौकिक गद्य लिखा। स्तंभ है, एक एक करके देखते हैं। पहला, सिद्ध साहित्य। इनकी संख्या 84 मानी गई है। पूर्वी भारत में इनका प्रभाव था। इन्होंने संधा भाषा का प्रयोग किया जो रहस्यमयी थी। यहाँ एक थिंकर मिनी प्रोफाइल पर ध्यान दें, सराहपा और कन्हपा। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया और वमामार्गी साधना के चलते नारी भोग का समर्थन किया। दूसरा स्तंभ है नाथ साहित्य। ये सिद्धों के ठीक विरोध में उत्पन्न हुआ। इनके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। जब सिद्धों ने भोग को बढ़ावा दिया तो नाथों ने पूरा जोर हठायोग और ब्रह्मचार्य पर लगा दिया। इन्होंने नारी का सख्त विरोध किया। इनका प्रभाव पश्चिमी भारत में था। तीसरा स्तंभ है जैन साहित्य। ये भी पश्चिमी भारत, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान में रचा गया। अहिंसा और शांति के प्रचार के लिए अपभ्रंश में चरित काव्य लिखे गए, जिन्हें रास या फागु भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए शालिभद्र सूरी। चौथा स्तंभ सबसे विवादित है, रासो साहित्य। चरण और भट्ट कवियों द्वारा राजाओं के दरबार में रचा गया प्रशस्ति काव्य, जिसमें युद्धों का आंखों देखा सजीव वर्णन था। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नल्ह का बिसलदेव रासो इसके मुख्य उदाहरण हैं। पर ऐतिहासिक विडंबना ये है कि इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, क्योंकि कवि एग्जैजरेशन का बहुत सहारा लेते थे। पांचवा स्तंभ है
लौकिक साहित्य, ये मनोरंजन और आम जनता की भाषा थी। विद्यापति ने मैथिली में पदावली रची और अमीर खुसरो, जिन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है, उनकी पहेलियां और मुकरियां आम आदमी के लिए थीं। और आखिर में छठा स्तंभ, गद्य रचनाएं यानी प्रोज। उस अराजक काल में भी गद्य लिखा जा रहा था। रोड़ा कवि की राउलवेल, जो एक नखरशिक वर्णन और चंपू काव्य है, और दामोदर शर्मा का व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकारण। ये ग्रामर बुक दिखाती है कि भाषा को शास्त्रीय रूप देने का प्रयास हो रहा था। इन 6 स्तंभों के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्लास, अब बढ़ते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ। टेस्ट योर नॉलेज। जो हमने अभी पढ़ा है उसे चेक करते हैं। एग्जाम सीरियसनेस मेंटेन करिएगा स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिए और जवाब सोचिए। प्रश्न संख्या 1, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? चारों ऑप्शंस अपने दिमाग में लाइए। सही उत्तर है ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। युद्ध की प्रवृत्तियों को देखकर उन्होंने ये नाम दिया था। प्रश्न संख्या 2, अपभ्रंश और राजस्थानी की शैली कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डिंगल। आर से रौद्र यानी कर्कश ध्वनि, जो वीर रस के लिए उपयुक्त थी। प्रश्न संख्या 3, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन 84, जिसमें सरहापा प्रमुख थे, जिन्हें प्रथम कवि माना गया। प्रश्न संख्या 4, गोरखनाथ का संबंध किस साहित्य से है? सही उत्तर है ऑप्शन नाथ साहित्य। सिद्धों के विरोध में हठयोग और ब्रह्मचार्य पर आधारित। और आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 5, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन दामोदर शर्मा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। तो स्टूडेंट्स, इस डीप डाइव का निष्कर्ष यही निकलता है कि आदिकाल सिर्फ युद्धों और पुरानी कविताओं का दौर नहीं था। यह वो फाउंडेशन था जहां सामाजिक पतन और राजनीतिक अराजकता के बीच से हिंदी भाषा ने अपना आकार लिया। बिल्कुल, भाषा कभी रुकती नहीं है, वो आम जनता के साथ चलती है और बदलती रहती है। जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगा। जैसे आदिकाल में संस्कृत टूटकर अपभ्रंश और फिर आम बोलचाल की हिंदी बनी, जिसे पहले भ्रष्ट कहा गया था, तो आज के डिजिटल युग में इंटरनेट स्लैंग और इमोजी से बनने वाली भाषा को क्या भविष्य का आदिकाल समझा जाएगा? क्या भाषा का बिगड़ना ही दरअसल भाषा का विकास है? अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।